नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? तो अब हम लोग करंट अफेयर ईयर बुक जो लक्ष्य 1 है, इसके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समग्र विश्लेषण आप लोगों को परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे करवाया जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन ओके करना नहीं भूलना, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग दें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/परीक्षा मंथन। आपके फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन होनी चाहिए। वहाँ से आप इस URL को सर्च करेंगे और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इन केस अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान नहीं हो, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ से आपको बेनिफिट यही मिलेगा, जितनी लेटेस्ट अपडेट है, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। और ये कुछ पुस्तकें हैं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लक्ष्य वन 2021 ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। लक्ष्य 2 2021 ये लेटेस्ट है। न्यू अराइवल में कैप्सूल है। मंथन प्रश्न निधि ये क्वार्टरली मंथली लेवल पे अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे इनको बाय कर सकते हैं। और मंथन प्रकाशन .in पर भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो यहाँ से आप ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। आप ये नंबर देख पा रहे होंगे, कोई भी असुविधा आए तो इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप बात कर सकते हैं, 9335151971। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कला एवं संस्कृति, यहाँ से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं अभी। देखिए, कला एवं संस्कृति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चर्च तब्दील हुए मस्जिद में, पहला पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले इनके हेडलाइन को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें जानना क्या क्या है, फिर हम उसके अनुसार यहाँ पे आगे मूव हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, चर्च तब्दील हुए मस्जिदों में यूनेस्को और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को और भारत की है ना। मुंबई एवं हैदराबाद को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ओरछा शहर। ये आर्ट एंड कल्चर है गाइस, यहाँ पे हमें जानना होगा। ये कहीं ना कहीं इतिहास का एक विषय है। आपको बता दें कि हिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत आप जानते हैं 3 सेगमेंट: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और एक सेगमेंट इसके साथ और जुड़ा होता है, जो कि होता है कला एवं संस्कृति। ठीक है जी, कला एवं संस्कृति, तो इसको आप लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं। हिस्ट्री से अधिकांश प्रश्न करंट अफेयर्स से जो रिलेट होकर आते हैं वो यही वाला सेगमेंट है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें। सुरंग बावड़ी विश्व धरोहर निगरानी सूची में सम्मिलित हो गया है। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर अपंगता को वैल्यूबल 500। कशिश क्वियर फिल्म फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। साइन लैंग्वेज जनजातीय भाषा को प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का माध्यम बनाने की योजना। प्राचीन गंजीफा चित्रकला को मिला पुनर्जीवन। कश्मीर की नमदा कला, केन नदी पत्थरों में करती रंगीन चित्रकारी। और उसके बाद पुल्लिकली, और उसके बाद असम की भवना नृत्य नाट्य कला का आबू धाबी में अंग्रेजी रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। आर्ट फॉर्म वेस्ट म्यूजियम। ट्राइबल यानी जनजातीय फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। कुंभाभिषेकम समारोह। भारत हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश बना। इन सब के ऊपर हम लोगों को डिटेल में बात करनी है। उसके बाद है कन्नुम पोंगल, मणिपुरी रासलीला, खीर भवानी मेला, काती बिहू फेस्टिवल और स्नेक बोट रेस। सरना आदिवासी धर्म कोड। भोजपुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर। पाकिस्तान में मिला प्राचीन हिंदू मंदिर, आबू धाबी में बन रहा है पहला हिंदू मंदिर। उसके बाद श्री राम का संग्रहालय। मेडारम सम्मक्का सारलंबा यात्रा। उसके बाद झूलेलाल यूपी में फिल्म सिटी। हिंगोट युद्ध, पारों के मकबरे की मरम्मत होगी और ताल मदले। उसके बाद चोककालीन बंदरगाह। कोणार्क मंदिर की संरक्षण योजना। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय और ग्राउंड हॉन्ग डे। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार। और इसके साथ में GI टैग प्राप्त नवीनतम उत्पाद और कुछ अन्य टिप्पणियों के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये इंडेक्स है जो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
और जहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि चर्च तब्दील हुए मस्जिद में, है ना। देखिए किन किन के बारे में बात हो रही है, इस पे आपको ध्यान देना है। हागिया सोफिया म्यूजियम, जुलाई 2020 में तुर्की सरकार ने इस्तांबुल की प्रतिष्ठित हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में परिवर्तित करने का फैसला लिया। किसने? तुर्की सरकार ने। उसके बाद यहाँ इसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि तुर्की की सबसे शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल स्थित हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने के प्रश्न पर फैसला लेने हेतु विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की थी। ठीक है, वहीं पे बात करें, इस ऐतिहासिक महत्व के म्यूजियम का निर्माण वर्ष 532 ईसा पूर्व यानी ईसाबाद में ईसापुर में हुआ, और यहाँ पे कहाँ हुआ है, पाइजेट्राइड साम्राज्य के शासक रहे जस्टिनियन सेकंड के शासनकाल के दौरान ये प्रारंभ किया गया था, जब इस शहर को कॉन्स्टांटिनोपल के नाम से जाना जाता था। इस इमारत का निर्माण म्यूजियम को मुख्यतः ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के धर्म प्रधान केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इसको किया गया था, और यह ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक धर्म प्रधान केंद्र के तौर पर लगभग 100 वर्षों तक ये स्थापित भी रहा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो करिए म्यूजियम। देखिए करिए म्यूजियम तुर्की में स्थित है। पहला आप जान पाए हागिया सोफिया म्यूजियम जो कि इस्तांबुल, करिए म्यूजियम जो कि ये भी तुर्की में है। इसके बारे में जरा ध्यान दें कि करिए म्यूजियम तुर्की में स्थित है, और हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति देखिए हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन द्वारा ऐतिहासिक चोरा चर्च को एक मस्जिद में बदलने का आदेश जारी किया गया, और चौथी सदी के इस प्राचीन चर्च को ऑटोमन साम्राज्य के दौर में मस्जिद में बदल दिया गया था। उसके बाद 1945 में तत्कालीन तुर्की सरकार द्वारा इसे करिए म्यूजियम के रूप में घोषित किया गया। अब देखिए ऑटोमन साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए है तो कहीं ना कहीं इतिहास का हिस्सा, तो ये विश्व इतिहास में पढ़ते हैं, जो आपका जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके बाद करिए चोरा संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के 1 महीने बाद ये फाइनली किया गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी प्रयास किया जाएगा कि ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यूनेस्को और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए किया गया। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों और आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है ये, और ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और यूनेस्को और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक जिसमें से 30 है, प्राकृतिक 7 है और एक मिश्रित है, जबकि 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ना। मूर्त 38 है और 13 है आपकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 41 इनका टोटल हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब आज की डेट में टोटल कितनी यूनेस्को मान्यता प्राप्त सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कुल आखिरकार है कितने। ठीक है, वहीं पर हम लोग बात करें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल है वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, रामायण का पारंपरिक दर्शन, कुटियम, संस्कृत थिएटर, रामन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान। उसके बाद मुदेटू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक, कालबेलिया लोक नृत्य लोकगीत और राजस्थान के नृत्य छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप और हिमालय के लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथ का पाठ 9 यानी मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन नगाड़े और नृत्य, पंजाब के ठठेरे द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, उसके बाद योग, नवरोज और कुंभ मेला। तो ये सब कहीं ना कहीं
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत यूनेस्को के आ रहे हैं। वहीं पे हम बात करें कि मुंबई और हैदराबाद को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मुंबई और हैदराबाद को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। किसके? मुंबई और हैदराबाद के रचनात्मक शहरों। तो यूनेस्को ने भारत के मुंबई एवं हैदराबाद शहर को विश्व की रचनात्मक शहर की सूची में उनके संगीत, कला, लोक शिल्प, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में रचनात्मक स्तर के विकास कार्यों को संपन्न किए जाने पर शामिल किया है। वहीं पे यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की बात करें तो इसमें 66 नए शहरों को शामिल किया गया है। और यूनेस्को ने रचनात्मक शहरी नेटवर्क ऐसे शहरों को परस्पर जोड़ता है जिसने नवोन्मेषी सोच एवं क्रियाओं के माध्यम से सतत विकास के तथ्यों को हासिल करने में अपना योगदान दिया है। वहीं गौरतलब है कि अब तक रचनात्मक शहरों की सूची में भारत के वाराणसी, चेन्नई, जयपुर, ये वाराणसी के संगीत, चेन्नई के संगीत, जयपुर में शिल्प एवं लोक कला शहर सम्मिलित हो चुके हैं। यूनेस्को इन शहरों को उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं उपलब्धि के आधार पर रचनात्मक शहरों का दर्जा भी देता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल है मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ओरछा शहर। अब ध्यान दीजिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों जिसमें ग्वालियर, ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। अब यहीं अगर हम लोग ओरछा की बात करें तो ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, ओरछा, है ना। और 16वीं शताब्दी में यह शहर बुंदेला राजवंश की राजधानी भी रहा है। और ओरछा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में ओरछा राजमहल, राम राजा मंदिर और जहांगीर महल, राय प्रवीण महल, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो बेसिकली ओरछा शहर और ग्वालियर ये है कहाँ पे? आप ध्यान रहे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें ग्वालियर की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर यह शहर गुर्जर प्रतिहार, बघेल कच्छाव, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। और इस शहर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सुरंग बावड़ी विश्व धरोहर निगरानी सूची में सम्मिलित। तो वर्तमान प्रसंग क्या है कि हाल ही में मध्यकालीन भारत के आदिल शाही साम्राज्य के शासनकाल के आदिल शाह द्वारा विकसित सुरंग बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो उस पर ध्यान दीजिएगा, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो करेज प्रणाली के नाम से मशहूर सुरंग बावड़ी एक भूमिगत प्राचीन सिंचाई व्यवस्था है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बीजापुर के आदिल शाह राजवंश के आदिल शाह प्रथम ने करवाया था। वहीं करेज जल आपूर्ति प्रणाली के अंतर्गत भूमिगत जल को किसी यांत्रिक पंप के बजाय एक सुरंग के माध्यम से भूमि की सतह पर लाने की अद्भुत अभियांत्रिकी प्रणाली भी है। वहीं पे पुरातात्विक महत्व की बात करें तो सुरंग बावड़ी को न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ ने विश्व धरोहर स्मारक सूची में शामिल किया है, जिसका पुरातात्विक संदर्भ में काफी महत्व भी है। ठीक है, यहीं पे बात करें, इस स्मारक का चयन दक्कन पठार की प्राचीन जल प्रणाली के तहत विश्व स्मारक कोष द्वारा, जो वैश्विक आधार पर प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार तथा रख रखाव संबंधी कार्यों की देखरेख करता है। वहीं पे सुरंग बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची में सम्मिलित किए जाने से इसके पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु अगले 2 वर्षों में पूंजी जुटाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। यहीं पर अगर हम बात करें कि कार्यस्थल पर अपंगता को वैल्यूएबल 500, देखिए कार्यस्थल पर अपंगता यानी डिसेबिलिटी इंक्लूजन एट वर्क प्लेस वैल्यूएबल 500। त्वरित प्रश्न क्या है इसका कि वैल्यूएबल 500 की अवधारणा कार्यस्थलों पर अपंगता को स्वीकार करते हुए उन्हें मान्यता देने का एक विश्व स्तरीय अभियान है। और इस नवोन्मेषी कार्यक्रम पहल के सूत्रधार कौन है, यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे,
कैरोलिन कैसी, ठीक है, कैरोलिन कैसी। अब हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैरोलिन कैसी जो एक पंजीकृत दृष्टिबाधित महिला एवं कार्यकर्ता है, और इस अभियान के अंतर्गत 500 दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपंगता को कार्यस्थल पर मान्यता दिलाने का बीड़ा उठाया तथा अपंगता को कंपनियों के एजेंडे का एक प्रासंगिक मुद्दा बनाने पर सहमति भी जाहिर की। इस अभियान से अब तक 400 कंपनियां जुड़ चुकी हैं, जिसमें जनरल मोटर्स, बोइंग, यूनिलीवर, माइक्रोसॉफ्ट, बर्कले और पुस्टू जैसी दिग्गज कंपनियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहीं पर अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व में लगभग 1.3 अरब लोग किसी न किसी शारीरिक अपंगता से पीड़ित हैं तथा इनमें से केवल 50% अपंग लोगों को ही रोजगार का अवसर प्राप्त होता है, और इनकी कुल 8 अरब अमेरिकी डॉलर की वाणिज्य आय है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं पे हम बात करें इसके निहित जो उद्देश्य हो सकते हैं उस पर ध्यान दें। सो वैल्यूएबल 500 अभियान का अहम उद्देश्य ऐसे संघर्षशील एवं उत्साही कंपनियों को इस मुहिम से जोड़ना है जो अपंग लोगों के हितों को सुनिश्चित एवं संरक्षित करने की अवधारणा को बढ़ावा दे सके तथा एक प्रभावक की भूमिका भी निभा सके। वहीं पे शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को संगठन या कंपनी का बहुमूल्य हिस्सा माना जाए, न कि एक दायित्व। और विश्व स्तर पर सभी दिग्गज कंपनियों में अपंग व्यक्तियों हेतु अपंग लोगों के लिए रोजगार के समान अवसर भी उपलब्ध कराना है। कार्यस्थल पर अपंग व्यक्तियों को हुनर एवं कौशल के नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देना एवं उन्हें कार्यकुशल बनाना ताकि कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, वहीं पर हम बात करें कशिश क्वेयर फिल्म फेस्टिवल। कशिश क्वेयर फिल्म समारोह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समूह के यानी किसके एलजीबीटी समूह के लोगों का एक वार्षिक समारोह है। कौन सा? कशिश क्वेयर। ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी। ठीक है, इनके समूह के लोगों का एक वार्षिक समारोह है जिसका आयोजन वर्ष 2010 से लगातार मुंबई में होता आ रहा है। और इस फिल्म समारोह में गे, लेस्बियन, समान लिंग प्रेमी, नया किन्नर यानी ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों के जीवन से संबंध भारतीय एवं विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है, और इसे विश्व के शीर्ष 5 एलजीबीटी फिल्म समारोह फेस्टिवल यानी में एक माना जाता है। और इस समारोह का आयोजन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्मेट यानी वर्चुअल कोड में ये किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 1999 से ही अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ बहुभाषावाद के विकास को प्रोत्साहन देना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्तमान में विश्व की लगभग 6000 भाषाएं खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ केवल 10 भाषाओं को बोलने के लिए विश्व जनसंख्या की 60% आबादी उत्तरदायी है। वर्ष 2019 में विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं निम्न हैं। आप देख सकते हैं एक राउंड इसका, इंग्लिश, मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, बांग्ला, रशियन, पुर्तगीज और इंडोनेशियन। तो ये भाषाएं हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 सबसे इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं जो कहीं ना कहीं जिनका प्रयोग हो रहा है। अब यहीं पे बात करें कि साइन लैंग्वेज। अब देखिए, साइन लैंग्वेज मतलब सांकेतिक भाषा। इसके बारे में जरा समझिए कि साइन लैंग्वेज सांकेतिक वह भाषा है जिसमें किसी चीज को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के हाथों का सहारा, उंगलियों का सहारा या अपने चेहरों के हाव भाव आदि ये सब आ जाते हैं। सांकेतिक भाषा का खासकर इस्तेमाल मूक बधिर या गूंगे लोगों के लिए होता है। वर्ष 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में सांकेतिक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है ना। साइन लैंग्वेज तो ये किससे संबंधित है? मूक बधिर या जो गूंगे लोग हैं उनसे संबंधित है, ध्यान रखेंगे। 2019 में ये उच्च न्यायालय में पहुंचा था ताकि 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए, तो वायलेट नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जनजातीय भाषा को प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का माध्यम बनाने की योजना। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों के प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का माध्यम 10 भिन्न जनजातीय भाषाओं में शुरू करने की घोषणा की, जिसमें शामिल 10 जनजातीय भाषाएं हैं गोंडी, हल्बी, मदिया, भटरी, धुर, ढोलरी, सिंगरौलिया और सरगुजिया, सदरी और कुकुड़। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें जरा कि विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य की 32% आबादी अनुसूचित जनजाति है और सरकार का यह निर्णय न केवल जनजातियों की सुविधा के लिए राहत के लिए है, बल्कि इससे जनजातीय भाषाओं का भी संरक्षण किया जा सकेगा। वहीं पे बात करें कि प्राचीन गंजीफा चित्रकला को मिला पुनर्जीवन। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझें कि प्राचीन गंजीफा चित्रकला को मिला पुनर्जीवन। अब ये गंजीफा चित्रकला है कहाँ की, जरा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इसका त्वरित प्रश्न क्या है कि कर्नाटक चित्रकला परिषद ने गंजीफा चित्रकला के वैभव नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिससे यह विलुप्त होती चित्रकला शैली दोबारा सुर्खियों में आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, गंजीफा चित्रकला शैली कहाँ की है? कर्नाटक। ठीक है जी। तो गंजीफा चित्रकला के वैभव ये पुस्तक है जहाँ पे कर्नाटक चित्रकला परिषद ने इसको प्रकाशित किया है और ये दोबारा चर्चा में आ गई है। वहीं पे बात करें स्प्लेंडर ऑफ गंजीफा आर्ट, यानी गंजीफा कला के वैभव की अगर बात करें तो इस नामक पुस्तक के जरिए इस अद्भुत चित्रकला शैली को अभिलेखित भी किया गया है। वहीं गंजीफा कला से जुड़े कुछ प्रासंगिक तथ्य हैं कि गंजीफा मध्यकालीन युग में मुगल शासन काल की एक प्रचलित चित्रकला शैली है। गंजीफा शब्द की उत्पत्ति फारसी के शब्द गंजीफे से हुई है, जिसका अर्थ है पत्ते खेलना। ठीक है, वहीं पे यह सामान्यतः गोलाकार पत्तों पर बनाई जाने वाली एक जटिल चित्रकला शैली है, जिसे तत्कालीन राजाओं, रईसों और खेले जाने वाले ताश के खेल के रूप में भी जाना जाता है। इसके पत्ते अलग अलग रंगों, कलाकृतियों से सुशोभित होते हैं और जिनमें क्षेत्रवार भिन्नताएं भी पाई जाती है। इस चित्रकला को रघुपति भट्ट कृष्ण राजा वाडियार तृतीय ने प्रचलित किया था। गंजीफा कार्ड की उत्पत्ति फारस तथा चीन में हुई थी। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे जरा समझे कि कहाँ हुई थी, फारस और चीन में। ठीक है, गंजीफा कला के वैभव की अगर बात करें इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है कि क्या गंजीफा कला एक शास्त्रीय, पारंपरिक, लोक या आदिवासी चित्रकला है। वहीं पे बात करें वर्तमान समय में कर्नाटक 100 गंजीफा कलाकार हैं कर्नाटक में, और भारत में गंजीफा चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ प्रचलित थीं, जैसे महाराष्ट्र का सावंतवाड़ी गंजीफा, उड़ीसा, राजस्थान तथा गुजरात की नवदुर्गा गंजीफा, नौवाली गंजीफा और मैसूरी गंजीफा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आप देखते हैं कई बार परीक्षा में ऐसा रहता है कि हाल ही में ये मुद्दा समाचार पत्रों में हाईलाइट रहा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप लोग कर्नाटक याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब गंजीफा जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गंजीफा कार्ड का खेल हालांकि गुमनामी में चला गया था, परंतु इस अद्भुत चित्रकला की जटिल प्रक्रिया और कलात्मक कलाकृति विधा ने गंजीफा चित्रकला को पुनर्जीवन दे दिया है। इसके संदर्भ में ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें इसमें कि कश्मीर की नमदा कला। देखिए कहाँ की है, कश्मीर की, और नमदा कला। तो नमदा कश्मीर की चटाई बुनाई की एक हस्तकला है और इस हस्तकला के अंतर्गत चटाई की बुनाई करने की पारंपरिक तरीके के बजाय एक खांचे में ऊन भरकर चटाई तैयार की जाती है। नमदा आमतौर पर ऊन के कई परतों के एक दूसरे के ऊपर सैंडविच करके चटाई बनाने की एक कला है और ऊन की एक परत बिछाने के उपरांत इस पर समान रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है तथा पिंजर नामक उपकरण से ऊन की परत को दबाकर कालीन की शक्ल दे दी जाती है। यह नमदा कला हाल ही में इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि कश्मीर की एक महिला आरिफा खान को इस कश्मीर की दम तोड़ती हस्तकला को आगे बढ़ाने में योगदान एवं प्रयासों के एवज में 8 मार्च 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजा है। तो नमदा कला का संबंध किस क्षेत्र से है? कश्मीर से, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस महिला ये सामने लेके आई है इनको? अरीफा खान, जिनको नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। केन नदी, अब इस पे ध्यान दीजिएगा
पत्थरों में करती रंगीन चित्रकारी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बह रही केन देश की दूसरी ऐसी नदी है जो पत्थरों में रंगीन चित्रकारी करती है। यानी देश और विदेश में यह आकृत दृश्य पत्थर सजर नाम से चर्चित है और फारसी भाषा में सजर का अर्थ पेड़ होता है। हालांकि मुस्लिम देशों में इसे हकीक भी कहते हैं। यह पत्थर दुनिया में सिर्फ भारत की दो नदियों यानी केन और नर्मदा में ही पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभक्त बुंदेलखंड के बांदा जिले के कनवारा गांव में केन नदी का अंतिम छोर है और इस गांव में यह नदी यमुना नदी में मिलकर विलुप्त हो जाती है, यानी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे बात करें पुल्लीकल्ली। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पुल्लीकल्ली केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला का एक स्वरूप है और विदित हो कि इसे मुख्य रूप से केरल में मनाए जाने वाले ओणम के अवसर पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुल्लीकल्ली का शाब्दिक अर्थ है बाघों का खेल, है ना। किससे संबंधित है? बाघों का खेल। पुल्लीकल्ली की उत्पत्ति 200 साल से अधिक पुरानी है और आम मान्यता इस लोक कला को कोचीन के तत्कालीन महाराजा राम वर्मा शक्तन थनरूपन द्वारा इसको शुरू भी किया गया। वहीं पर असम की बात करें तो असम की भोवना नृत्य नाट्य कला का आबू धाबी में अंग्रेजी रूपांतरण। त्वरित प्रसंग क्या है कि 1 नवंबर 2019 को असम की 500 वर्ष पुरानी लोक नाट्य कला के अंग्रेजी रूपांतरण का मंचन होने से यह पारंपरिक पारंपरिक लोक नृत्य शैली फिर चर्चा में आ गई है। भोवना नृत्य नाट्य कला कहाँ की है? असम की, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण हुआ है आबू धाबी में। ठीक है जी। अब भोवना नृत्य एवं नाट्य शैली से संबंध की अगर बात करें तो कुछ रोचक और तथ्यात्मक जानकारी यहाँ पे है कि भोवना पौराणिक धार्मिक कथाओं पर आधारित एक लोक नाट्य कला प्रस्तुति है जो शास्त्रीय एवं लोक नाट्य शैली का मिला जुला संगम है। यह बाद में सतरिया शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में विकसित हुई और सतरिया कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो असम लगाएंगे आप लोग। ठीक है। इस पारंपरिक लोक नाट्य कला की नव वैष्णव आंदोलन के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका भी देखने को मिलती है और इस नाट्य कला का सर्जन प्रसिद्ध संत सुधारक श्रीमंता शंकर देवा 500 वर्ष पूर्व इन्होंने किया, जिसमें प्रयोग के तौर पर साहित्यिक ब्रजभाषी भाषा का प्रयोग भी किया गया और इस लोक नाट्य कला की प्रस्तुति को अधिक सार्वभौमिक बनाने के मकसद से असम के 3 भाइयों ने इसकी अंग्रेजी रूपांतरण की प्रस्तुति का भी बेड़ा उठाया। और मुख्य नाटक के पश्चात यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक संगीतमय प्रस्तुति का आयोजन भी किया जाता है जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे खोल, ताल, दोरबा, नगाड़ी इन सब का भी इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्ट फॉर्म वेस्ट म्यूजियम हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बरहामपुर के छात्रों ने खुले में आर्ट फॉर्म वेस्ट म्यूजियम विकसित किया है और संग्रहालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों द्वारा धातु अपशिष्ट से 20 कलाकृतियों का निर्माण कर दिया गया है। वहीं पे बात करें ट्राइबल यानी जनजातीय फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, तो हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए सभी 9 निर्माणाधीन म्यूजियमों को ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स यानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया है और इन म्यूजियमों का निर्माण 2022 तक पूरा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो गौरतलब है कि 9 म्यूजियमों में से 2 का निर्माण पूर्ण होने को है और जबकि शेष 7 का निर्माण कार्य अलग अलग चरणों में है। एक अनुमान के अनुसार इन म्यूजियमों का निर्माण वर्ष 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इनमें से सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण गुजरात के राजपीपला में 102.55 करोड़ रुपए की लागत में हो रहा है और शेष म्यूजियम रांची यानी झारखंड, लमसिंगी यानी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड यानी केरल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना और सेनापति यानी मणिपुर, कैलसी यानी मिजोरम यहाँ पे ये निर्मित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जरा यहाँ पे समझें कि हुबली रेलवे म्यूजियम। देखिए हाल ही में केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली के रेलवे म्यूजियम
को देश को समर्पित किया है। और हुगली रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक का पहला और मैसूर में स्थित ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा संग्रहालय हो जाएगा। इसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की विरासत को संरक्षित और चित्रित करना है, रेलवे के विकास को प्रदर्शित भी करना है। वहीं पे बात करें कुंभ कुंभा कुंभाभिषेकम समारोह, तो 5 फरवरी 2020 को तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में हजारों लोग श्री विदेश्वर मंदिर में कृष्णा अभिषेकम यानी जल अभिषेक समारोह के गवाह बने। विदित हो कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने एक पुराने मामले जो कि जिसका संबंध कहना है कि तमिलनाडु से है, मदुरई बेंच ने जो कि तमिलनाडु राज्य में संस्कृत भाषा और तमिल परंपराओं के बीच वर्चस्व को लेकर था, 31 जनवरी 2020 को निर्णय दिया था कि जिस कारण यह समारोह 23 वर्षों बाद आयोजित हुआ है। और इस समारोह में पवित्र जल को यज्ञ सलाई से लाकर स्वर्ण कलश में डाला जाता है, जो पवित्र गर्भगृह के 216 फुट ऊपर विमानन में है। मंदिर की अन्य मूर्तियों का भी पवित्र जल जो है जल से जल अभिषेक किया जाता है। और यज्ञ सलाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यज्ञ सलाई श्री विदेश्वर मंदिर में स्थित एक जलकुंड है। और अंतिम बार 1977 में कुंभ अभिषेकम समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें आग की घटना के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं पे भारत हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री एट डिजिटलाइज 100% हज पिलग्रिम प्रोसेस। यानी त्वरित प्रश्न क्या है कि 1 दिसंबर 2019 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वर्ष 2020 की हज यात्रा के परिप्रेक्ष्य में सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत को ऐसा पहला देश घोषित किया जिसने हज यात्रा संबंधी सारी औपचारिकताएं अब 100% डिजिटली होंगी। यानी हज यात्रा की कौन कौन सी प्रक्रियाएं डिजिटल होंगी, जरा इसके बारे में जानें कि जिन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया गया है उनमें ऑनलाइन आवेदन, ई वीज़ा, हज पोर्टल, हज मोबाइल ऐप, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में निवास योग्य भवन और यातायात सुविधाओं की जानकारी इसमें शामिल होगी। यहाँ पे गौरतलब है कि ई लगेज ट्रेनिंग व्यवस्था से भारत से मक्का मदीना जाने वाले हज यात्रियों को जोड़ा गया है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझिए जरा इसमें कि विमानन कंपनियों ने हज यात्रियों के सामान की डिजिटल प्री टैगिंग सुविधा की शुरुआत भी की है। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कन्नुम पोंगल, देखिए जनवरी 2020 में तमिलनाडु के सलेम जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला कन्नुम पोंगल का आयोजन किया गया। और विदित हो कि यह उत्सव जल्लीकट्टू की भांति ही है, लेकिन इसमें बैल के बजाय भारतीय लोमड़ी का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, कन्नुम पोंगल में किस जानवर का, तो लोमड़ी, जबकि जल्लीकट्टू में बैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गौरतलब है कि कन्नुम पोंगल उत्सव इस मान्यता पर आधारित है कि इससे भरपूर वर्षा होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव है। ठीक है जी, तो पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु। ओणम एक ओणम भी सुना होगा आप लोगों ने, ये कहाँ का है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो मणिपुर रासलीला। देखिए रासलीला मणिपुर का एक प्रमुख नृत्य है जिसमें शरीर की गति धीमी रखते हुए भाव विनय का अधिक जोर दिया जाता है। मणिपुरी रासलीला में वैष्णव परंपरा का पुट इसे अनोखा बनाता है। और इस नृत्य कला का सूत्रपात वर्ष 1763 से 1798 के बीच राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुआ। और रासलीला में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद से आई विषय वस्तुओं का अभिव्यक्त इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, खीर भवानी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट। खीर भवानी मेला कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से महामारी के कारण त्योहारों के मनाने के तरीके बदल गए और इस वर्ष कश्मीरी पंडितों के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार खीर भवानी मेला का लॉकडाउन के कारण, सबसे पहला पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर से। ठीक है, यहाँ पे आप कश्मीर के जो
कश्मीरी पंडित रहे बेसिकली। कश्मीर के गंदरेलबल में बिना किसी श्रद्धालु की भागीदारी से ये मनाया गया और यह त्यौहार रागड़ा देवी मंदिर में प्रति वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी यानी जून माह में ये मनाया जाता है। और यह त्यौहार कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और स्थानीय मुसलमानों को एक दूसरे से मिलने का अवसर भी देता है। वहीं पे बात करें काती बिहू फेस्टिवल, तो काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। काती बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम, ठीक, जिसे अक्टूबर के माध्यम में मनाया जाता है और जब फसलें उगने की अवस्था होती है और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं, ठीक है। असम के स्थानीय लोग इस दिन अपने खेतों और घरों में दीपक जलाकर त्योहार मनाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं और उत्सव का आयोजन भी करते हैं। यहीं पे बात करें स्नैक बोट रेस। स्नैक बोट रेस केरल के कोचीन शहर से 80 किलोमीटर दूर बसा अलेप्पी खूबसूरती के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन यहाँ की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस प्रतियोगिता की बहुत लोकप्रिय है। कहाँ की है? केरल की, ठीक है, जिसका आयोजन हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। अब आखिरकार ये स्नेक बोट रेस होती क्या है, इसके बारे में जरा जानिए कि स्नेक बोट रेस पुंडमड़ा लेक में आयोजित की जाती है, जिससे जिसमें हर साल बहुत सारी बोट हिस्सा लेती हैं और इस रेस में भाग लेने के लिए आसपास के गांव से बोट आती हैं और हर गांव की अपनी एक बोट होती है और इस बोट में 100 से लेकर 140 कुशल सवार भी होते हैं। स्नैक बोट रेस है ना, केरल। और इस इन नाविकों में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि सभी धर्मों के लोग मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। सामुदायिक सौहार्द की इससे सुंदर मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती, जहां मजबूत भुजाओं वाले नाविक एक लय में चप्पू से नाव को खींचते हैं, वहीं उनके बीच बैठे हुए गायक अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए वोट सॉन्ग गाते हैं। वोट सॉन्ग है ना, वोट सॉन्ग्स। और यह रेस भारत में आयोजित होने वाली सबसे पुराने वाटर स्पोर्ट्स में से एक है। अब जरा बोट रेस के इतिहास की तरफ अगर हम लोग रुख करें तो इतिहास के पन्नों को पलट कर अगर देखा जाए तो आज से लगभग 400 साल पहले त्रावणकोर के राजाओं में बोट रेस करवाने के प्रमाण मिलते हैं। सांप जैसी आकृति वाले इस बोट की लंबाई 128 फीट होती है और यहाँ तक कि प्रतिद्वंदी राजाओं द्वारा बनाई जा रही बोट जासूसी के लिए गुप्तचरों का सहारा भी लिया जाता था। उस दौर से लेकर आज तक केरल के इन बोट रेसों में प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें सरना आदिवासी धर्म कोड, तो झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को सरना आदिवासी धर्म कोड पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। दरअसल इस कोड का जो प्रस्ताव है पारित करने के लिए एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया गया, इसलिए चर्चा में आ गया। एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया गया और अब यह प्रस्ताव केंद्र को जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद जनगणना 2021 में आदिवासियों को नई धार्मिक पहचान भी मिलेगी। अब ये सरना धर्म आखिरकार है क्या, इसके बारे में जरा जानिए कि सरना एक धर्म है जो प्रकृतिवाद पर आधारित है और सरना धर्मावलंबी प्रकृति के उपासक होते हैं। झारखंड में सरना कोड की मांग नई नहीं है। जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू होने से इससे तेजी पकड़ ली है और विधानसभा में पास हुए इस प्रस्ताव को अगर केंद्र ने मंजूरी दे दी तो देश में सरना एक नए धर्म के रूप में सामने आ जाएगा। तो कहाँ का है? झारखंड, ठीक है। यहाँ पे बात करें झारखंड में 32 जनजातियां हैं जिनमें 8 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यह सभी जनजाति हिंदू कैटेगरी में ही आती हैं और इनमें से जो ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं वे अपने धर्म के कोड में ईसाई लिखते हैं। और यह भी एक कारण है कि आदिवासी समुदाय अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए सरना कोड की मांग कर रहे हैं। वहीं पे बात करें भोजपुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर, भोजपुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर, तो राजा भोज द्वारा लुटेरे महमूद गजनबी से सोमनाथ मंदिर का प्रतिशोध लेने के बाद विजय रूप में जिस शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था ये वही है। भोजपुर में है प्रसिद्ध शिव मंदिर। भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर स्थित इस मंदिर को इसी कारण उत्तर का सोमनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तब इसका शिखर कुछ हिस्सा अपूर्ण रह गया था जिसे अब करीब 1000 साल बाद केंद्र सरकार पूर्ण कराने जा रही है, इसलिए चर्चा में आ गया है। राजा भोज द्वारा तैयार कराए गए मूल नक्शे की परिकल्पना के अनुरूप ही
इसे बनाया भी जाएगा और यह नक्शा भी प्रांगण में पाषाण खंडों पर उत्कीर्ण है। वहीं पे बात करें पाकिस्तान में मिला प्राचीन हिंदू मंदिर। पाकिस्तान में मिल रहा है प्राचीन हिंदू मंदिर। तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के स्वात जिले के एक पहाड़ में पाकिस्तानी और इतावली पुरातात्विक विशेषज्ञों ने 1300 साल पुराने एक हिंदू मंदिर को खोज निकाला है। बारीकोट हुंडई में खुदाई के दौरान इस मंदिर का पता लगा। खैबर पख्तूनख्वा के पुरातत्व विभाग ने के अनुसार यह मंदिर भगवान विष्णु का है और यह मंदिर 1300 साल पहले हिंदू शाही काल के दौरान ये बनाया गया था। हिंदू शाही या काबुल शाही एक हिंदू राजवंश जिसने काबुल घाटी यानी पूर्वी अफगानिस्तान, गंधार यानी आधुनिक पाकिस्तान और वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था। वहीं पे बात करें आबू धाबी में बन रहा है पहला हिंदू मंदिर। देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में आने लायक ना हो, सबको आप लोग तसल्ली से आपको समझना है। तो आबू धाबी में बन रहा है पहला हिंदू मंदिर। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है और इस मंदिर की फाइल डिजाइन की पहली बार छवियां जारी की गई हैं। भारत के हिंदू महाकाव्यों, धर्म ग्रंथों और प्राचीन कथाओं के दृश्य आबू धाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर के राजसी पत्थर के अग्रभाग को सुशोभित करेंगे। बता दें कि पिछले साल आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और दिसंबर से काम शुरू भी हो गया था। मंदिर आबू धाबी में अल बाकबा नाम की जगह पे 20,000 वर्ग फीट की जमीन पे ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, श्री राम का संग्रहालय। तो भ्रातृत्व के अनुपम आदर्श, मानवीय गौरव गरिमा के चरम भारत की तपोभूमि नंदीग्राम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित संग्रहालय विकसित होगा। इसमें श्री राम की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली अहम वस्तुएं सजाई जाएंगी। ऐसी वस्तुओं की श्रृंखला केंद्र में उस पुष्पक विमान की अनुकृति होगी जिस पर सवार होकर श्री राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी, विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि वानर वीरों के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या आए थे। वहीं पे संग्रहालय की अन्य अहम वस्तुओं में श्री राम की वंशावली वर्णन, श्री राम के काल की वनस्पतियों का संरक्षण, श्री राम के काल के हथियारों की अनुकृति का प्रदर्शन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो मेडारम समक्का सार लम्मा यात्रा। अब जरा इसके बारे में ध्यान दीजिए कि हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसे सौंदरराजन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा तेलंगाना के मैंदाराम गांव जाकर जनजातियों के देवताओं की समक्का सारलाम्मा यात्रा के उत्सव पर पूजा अर्चना यहाँ पे इन्होंने की। और मेदारम समक्का सारला यात्रा तेलंगाना में हर 2 साल में एक बार मनाया जाने वाला आदिवासियों का ये प्रसिद्ध उत्सव है। तो कहाँ का है, मेन रीजन जो आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, झूलेलाल। देखिए झूलेलाल वेदों में वर्णित जल देवता वरुण का अवतार माना जाता है। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूजता है। सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल का अवतरण धर्म के लिए हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत के अनेक प्रांत में आकर ये बस गए थे। इसमें हिंदुओं में झूलेलाल को पूजने का प्रचलन ज़्यादा है। तो ये बेसिकली वरुण के अवतार ये माने जाते हैं, जल देवता झूलेलाल। ठीक है, आपने कई टर्म ये सुना होगा कई बार। झूलेलाल जयंती के संदर्भ में बात करें तो झूलेलाल जयंती का पर्व सिंधी समाज के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान झूलेलाल वरुण देवता के रूप हैं और कहते हैं कि सिंधी समाज के लोग जल मार्ग से यात्रा करते हैं। तो ऐसे में वे अपनी यात्रा को सकुशल बनाने के लिए जल देवता झूलेलाल से प्रार्थना करते हैं और यात्रा सफल होने पर भगवान झूलेलाल का आभार भी व्यक्त करते हैं। सिंधी समाज के लोग इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपने सिंधी जो होते हैं उन्हीं के मुँह से आपने ज़्यादातर सुना होगा झूलेलाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो यूपी में फिल्म सिटी। देखिए काफ़ी चर्चा में चला है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में काफ़ी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 1000 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सारी आधुनिक सहूलियत होंगी और इस फिल्म सिटी में वह सारी सुविधाएं होंगी जो बड़े स्केल पर फिल्मों के निर्माण के लिए जरूरी है।
और इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि फिल्म सिटी की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य मीडिया और आर्ट प्रोडक्शन के लिए स्थान उपलब्ध कराने के साथ ही फिल्म जगत के लोगों, पर्यटकों को मनोरंजन और अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं पे बात करें कि 5 जोन में होगी फिल्म सिटी। प्रवेश और ऑफिस, फिर शूटिंग एरिया, आवासीय क्षेत्र, फिर थीम पार्क, आउटडोर लोकेशन, यूनिवर्सिटी और स्टूडियो कक्ष और एयरपोर्ट। ये यानी 5 सांचे में ये बनेगा। उसके बाद बात करें, ये होंगे फिल्म सिटी के प्रमुख आकर्षण। एक नज़र में इनको देख लेना है। यहाँ पे गांव, होटल, स्टूडियो, वर्कशॉप, फूड कोर्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्म यूनिवर्सिटी और आउटडोर लोकेशन, पर्यटन एवं मनोरंजन, क्लब हाउस। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने बात करी फिल्म सिटी के ऊपर कि यूपी में गौतम बुद्ध नगर में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 1000 एकड़ जमीन पर बनने वाली यह फिल्म सिटी फिल्म निर्माण की सारी आधुनिक सहूलियत लेके चल रहा है साथ में। इसके ऊपर हमने ये भी बात करी इसके प्रमुख लक्षण के, और 5 जोन में ये फिल्म सिटी होगी। यहाँ तक हम लोग बात करे हैं हम लोगों ने। उसके बाद जरा यहाँ पे समझिए कि ये होंगे फिल्म सिटी के प्रमुख आकर्षण, जहाँ पे गांव, होटल, स्टूडियो, वर्कशॉप, फूड कोर्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्म यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके साथ में फन एवेन्यू भी रहेगा, यहाँ पे होटल और कन्वेंशन सेंटर भी रहेंगे, और फिल्म संग्रहालय भी रहेगा। फिल्म विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी बात रहेगी। और कनाडा से लौटेंगी 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति, है ना। काशी को जल्द ही देवी अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति वापस मिलने जा रही है, और यह मूर्ति 1 सदी पहले वाराणसी के घाट से चोरी हो गई थी, और ये कनाडा से अब फाइनली वापस आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, काशी से जल्द ही अन्नपूर्णा की मूर्ति लौटेगी, जो कि यहाँ चोरी हो गई थी, और यह मूर्ति कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में मिली थी। तो अब ये मूर्ति फाइनली यहाँ पे वापस आने जा रही है, इसके संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे। और एक संयोग है कि 19 से 25 फरवरी तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक की शुरुआत होने जा रही है, और इसी दौरान एक आर्टिस्ट की नज़र मूर्ति पर पड़ी और उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। मूर्ति अब भारत लाई जा रही है, ठीक है। मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रह से अन्नपूर्णा की प्रतिमा को अंतरिम राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय के उप कुलपति थॉमस चेस, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय विसारिया के बीच 19 नवंबर को एक समारोह में दी गई। और इस समारोह में मैकेंजी आर्ट गैलरी, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग बात करें हिंगोट युद्ध। देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंगोट युद्ध की करीब 200 वर्षों पुरानी, जिस परंपरा को न प्रशासक रोक सका, न न्याय व्यवस्था और न ही आधुनिकता का दबाव, उस परंपरा को इस बार कोरोना ने रोक दिया। 2 सदी में ऐसा पहली बार होगा जब यह परंपरा नहीं निभाई जाएगी। प्रशासन ने इस बार कोरोना संक्रमण के चलते इस युद्ध की अनुमति नहीं दी है, ठीक है। वहीं पे अब ये हिंगोट युद्ध होता क्या है, जरा इसके बारे में जानिए। यह युद्ध प्रत्येक साल दीपावली के दूसरे दिन मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप स्थित 2 गांवों गौतमपुरा और रुणजी के ग्रामीणों के बीच होता है। तो किस क्षेत्र से संबंध रख रहा है ये हिंगोट युद्ध? एमपी से। इसमें दोनों गांवों के लोग एक दूसरे पर बारूद से भरे हुए हिंगोट, यानी स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए पटाखे, वो फेंकते हैं, और इस अनूठे युद्ध को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। युद्ध इतना भीषण होता है कि इसमें कई ग्रामीण घायल भी हो जाते हैं। बीते वर्षों में कुछ योद्धाओं की तो जान भी इसके अंतर्गत चली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो पारों के मकबरे की मरम्मत होगी। पारों के, है ना। तो मई 2020 में मराठी कवि एन.डी. महानोर ने घोषणा की कि अजंता की गुफाओं की पुनः खोज में ब्रिटिश सेना के अधिकारी मेजर रॉबर्ट गिल की सहायता करने वाली महिला पारो के मकबरे की मरम्मत करवाई जाए और यहाँ पे विदित हो कि मेजर रॉबर्ट गिल, जो कि एक चित्रकार और फोटोग्राफर थे, उन्होंने औरंगाबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिमा बनाने के लिए जाना जाता है। और उल्लेखनीय है कि पारो और ब्रिटिश सेना के अधिकारी मेजर गिल की प्रेम कहानी पर एक मराठी फिल्म अंजिटा वर्ष 2012 में भी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, ताल मदले। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान
ताल मदले, जो कि यक्षगान रंगमंच की एक पारंपरिक कला है। और यक्षगान का संबंध कहाँ से है, ये आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक से। कई बार सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न आ जाता है। तो ये एक पारंपरिक कला है, इसका प्रदर्शन भी वर्चुअल किया जाने लगा है। उल्लेखनीय है कि ताल मदले में कलाकार किसी भी वेशभूषा में मंच पर एक स्थान पर बैठकर चुने गए कथानक के आधार पर अपनी वाक कला का प्रदर्शन करता है। और यह यक्षगान का एक पारंपरिक कला का रूप तो है ही है, उसके साथ में ये भी जाने कि लेकिन इसमें नृत्य या विशेष वेशभूषा के बिना शब्द बोले जाते हैं, जबकि यक्षगान में प्रदर्शन के दौरान कलाकार को विशेष वेशभूषा धारण करनी होती है तथा नृत्य अभिनय का प्रदर्शन करना होता है। और विदित हो कि कला का यह रूप दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा केरल के करावली और मलनाड क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चोलकालीन बंदरगाह पुम्पुहार। अब देखिए, तमिलनाडु में एक विलुप्त चोलकालीन बंदरगाह शहर है पुम्पुहार का डिजिटल रूप में पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी डीएसटी के एक कंसोर्टियम एंड प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पुहार प्रारंभ किया जाएगा। और पुम्पुहार का पुनर्निर्माण डीएसटी की भारतीय डिजिटल विरासत पहल का एक हिस्सा है। डीएसटी के अनुसार संगम तमिल साहित्य की रचनाओं में इस शहर के बारे में विवरण है और कि यह शहर दक्षिणी तमिलनाडु में स्थित मौजूदा पुम्पुहार शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर समुद्र के बढ़े हुए जल स्तर या कडालकोल की घटना के कारण ये डूब गया था। तो अब ये चर्चा में आ गया है। और चोलकालीन पुम्पुहार आपको ध्यान रखना है कहाँ से संबंध रख रहा है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, कोणार्क मंदिर की संरक्षण योजना, अब जरा इसके बारे में समझिए। कोणार्क केंद्र सरकार ने हाल ही में 800 वर्ष पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार तथा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इससे पूर्व यह स्मारक इन आरोपों को लेकर विवादों में घिर गया था कि इसके बाह्य स्तर पर पत्थरों की नक्काशी को साधारण शिलाखंडों से बदला जा रहा है, जिससे इस मंदिर की भव्यता को अपूर्णता क्षति हो रही है। और गौरतलब है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव ने करवाया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सिंपल लाइन प्रश्न परीक्षा में देखने को बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोणार्क मंदिर की संरक्षण योजना चर्चा में चल रही है। तो प्रश्न क्या है कि कोणार्क मंदिर जिसका निर्माण 13वीं सदी में हुआ था, किसने करवाया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए जरा इसमें आगे बढ़ें। और उड़ीसा के पूर्वी तट पर, है ना, उड़ीसा के पूर्वी तट पर पवित्र धार्मिक शहर पुरी के निकट स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल 1984 घोषित किया गया था। कोणार्क शब्द एक स्थान को दर्शाता है जो दो लोक तत्वों से मिलकर बना है। कोणा अर्थात कोना, अर्क मतलब सूर्य, तो यानी अर्क क्षेत्र में पूजित सूर्य देवता को भी कोणार्क कहा जाता है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय। देखिए, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहों के हिस्से के रूप में विश्व के प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना अमेरिका के लॉस एंजलिस प्रांत में की गई। और इस योग विश्वविद्यालय में इस प्राचीन भारतीय व्यायाम प्रथा के बारे में लोगों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों की पेशकश भी की जाएगी, जिसमें इस योग अभ्यास कला संबंधी वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं आधुनिक अनुसंधान से जुड़ी लाभकारी जानकारी सम्मिलित होगी। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के स्थापित इस योग विश्वविद्यालय में आधुनिक युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ योग प्रशिक्षुओं को यहाँ पे तैयार भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ग्राउंड हॉग डे। अब जरा इसके बारे में समझिए। ग्राउंड हॉग डे 2 फरवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ हिस्सों में वार्षिक परंपरा का अनुसरण करते हुए ग्राउंड हॉग डे मनाया गया। ग्राउंड हॉग डे दिवस वास्तव में एक प्रकार की खगोलीय अवकाश है और इस वार्षिक परंपरा के दौरान ऐसा विश्वास किया जाता है कि ग्राउंड हॉग मौसम की सटीक भविष्यवाणी भी करेगा और सर्दी का मौसम कितना लंबा रहेगा या वसंत का आगमन समय से पूर्व होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करता है। उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी 2020 को इस समारोह का आयोजन पेंसिल्वेनिया के पुनसनोती में
किया गया। और गौरतलब है कि पुन सतौनी समारोह या ग्राउंड हॉक समारोह का आयोजन सर्वप्रथम 1887 में किया गया था। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। देखिए, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार। अब यहाँ से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप जरा ध्यान से समझें। यहाँ पे त्योहारों के नाम दिए गए हैं, है ना, और ये कब मनाए जाते हैं और इनके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडियाज मेजर कल्चरल फेस्टिवल, तो देखिए चैत्र यात्रा, ये किसका संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है, और ये मार्च 2020 में मनाया गया और कोरोना वायरस के कारण ये स्थगित हुआ। वहीं कुंभ मेला की बात की जाए, फरवरी 2020 में जीआई टैग को प्रोत्साहित करने हेतु कपड़ा मंत्रालय की ये पहल भी रही। और जो कुटपुई त्योहार, ये मिजोरम का है, जनवरी 2020 में मिजो जनजाति की एकता को प्रदर्शित करने हेतु इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। वहीं पे लाई हरोबा त्योहार, ये त्रिपुरा, जनवरी 2020, और लोसार त्योहार दिसंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेटेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार ब्रह्मांड के उद विकास के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार में लद्दाख के लोगों के द्वारा संकेत रूप से देवी देवताओं को भोजन अर्पण किया जाता है। लोसार त्योहार कहाँ से है? लद्दाख। लाई हरोबा त्रिपुरा, कुटपुई मिजोरम, और चैत्र यात्रा ये उड़ीसा। नेक्स्ट देखें इसी में, राष्ट्रीय आदिवासी हस्तशिल्प मेला, ये भी उड़ीसा से संबंधित है, नवंबर 2019 में ये हुआ था। तो उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर में आयोजित होने वाला ये वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो गाइज, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहे, कोई डाउट रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन साथ में ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल जो हमने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ले सकते हैं, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं। तो जो भी क्लासेस होंगी, अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग पीडीएफ के बारे में जानकारी होगी, सब आपको वहाँ पे अप टू डेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।